बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट का, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है डायनामिक्स। तो डायनामिक्स में जो हमारा पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो है जी इन्वेस्टिगेट द रिलेशन बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक्स एंड अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। वो कह रहा है बेसिकली हमने यहाँ पे फ्रिक्शन फाइंड करी है। अगर एक वुडन ब्लॉक हम प्लेस करते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस टेबल के ऊपर और फिर उनको अगर हम ऐसे मूव करवाएं और उस मूव करते वक्त उसको कितनी फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा और उस फ्रिक्शन का नॉर्मल फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा या दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन के बारे में हम इस एक्सपेरिमेंट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप सबको आइडिया भी होगा फ्रिक्शन के बारे में आपने 9th में फिजिक्स के डिटेल से पढ़ा होगा। फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा हो उसको जो चीज़ अपोज कर रही हो वो हमारे पास फ्रिक्शन कहलाती है। जैसे अगर हम एयर में जब अगर बाइक पे आप जा रहे हैं या गाड़ी पे आप जा रहे हैं तो अगर गाड़ी से आप एक हाथ अपनी दरवाजा उसके विंडो से बाहर निकालें तो शीशे से, तो आपको हाथ के ऊपर जो एयर की रेजिस्टेंस लग रही होगी वो भी एक किस्म की एयर फ्रिक्शन होगी। जैसे अगर हम मूव करते हैं या लिखते हैं तो हमारे पास जूते की और अर्थ की सरफेस की आपस में फ्रिक्शन की वजह से हम चल रहे होते हैं। बेसिकली हमें फ्रिक्शन का हर जगह ही सामना करना पड़ता है। तो उसी फ्रिक्शन के बारे में यहाँ पे हम कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पे फ्रिक्शन की डेफिनेशन जो लिखी गई है, फ्रिक्शन इज अ रेजिस्टेंस दैट एन ऑब्जेक्ट इनकाउंटर्स इन मूविंग ओवर अ सरफेस। जब कोई ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर किसी भी सरफेस के ऊपर मूव करता है तो वो इनकाउंटर्स यानी कि उसके उलट जब वो कोई फोर्स फील करे तो उस फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट इज अब यहाँ पे आगे आपको एग्जांपल के जरिए समझाया जा रहा है कि अगर आप एक ड्रैग करवाएं किसी ऑब्जेक्ट को, एक आपके पास ग्लास शीट हो, सपोज ये ग्लास शीट है आपके पास, और एक मेरे पास दूसरी शीट हो जो कि सैंड हो, सैंड वाली सैंड पेपर की शीट हो, और उसी ऑब्जेक्ट को मैं एक सरफेस ग्लास सरफेस के ऊपर मूव करवाऊं और एक सैंड पेपर की सरफेस के ऊपर मूव करवाऊं, तो किस सरफेस पे मैं ज्यादा ऑब्जेक्ट को इजीली मूव करवा सकूंगा? सिंपली बात है कि जिसकी जो हमारे पास ग्लास सरफेस होगी उसके ऊपर मैं ऑब्जेक्ट को आसानी से मूव करवा सकूंगा। इसकी रीजन क्या है कि उसके ऊपर जो ग्लास सरफेस है हमारे पास उसकी फ्रिक्शन बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू सैंड पेपर की सरफेस जो आपके पास फ्रिक्शन है। इस वजह से फ्रिक्शन के बारे में हमने इस एक्सपेरिमेंट में पढ़ना है। द फ्रिक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज द नॉर्मल ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ में बताया गया कि अगर आपके पास जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स कौन सी होती है? अगर आपकी फोर्स इस तरफ लग रही है तो नॉर्मल फोर्स उसके 90 डिग्री पे जो फोर्स लग रही होगी वो हमारे पास कहलाती है नॉर्मल फोर्स। और जितनी नॉर्मल फोर्स इंक्रीज होती जाएगी उतनी ही फ्रिक्शन इंक्रीज होती जाएगी। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे भी ये नॉलेज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है। द फ्रिक्शन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। जितनी हम नॉर्मल फोर्स बॉडी के ऊपर इंक्रीज करते जाएंगे हमारी फ्रिक्शन क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। इट अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू जस्ट बिफोर द ऑब्जेक्ट मूव। जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट करेगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लेगी, अपनी मैक्सिमम वैल्यू हासिल कर लेगी। दिस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। जो आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू है ये इसको कहा जाता है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है आपके पास। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम डिनोट करेंगे F से, और F के साथ सबसेक्रेट में हम स्मॉल s लगा देंगे जो कि आपको डिनोट करेगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को डिनोट करेगा। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है कि अगर आपने मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करनी तो उसका फार्मूला क्या होगा हमारे पास? तो Fs बराबर होता है हमारे पास म्यू इज r। ये म्यू आपके पास क्या है? ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है आपके पास। ये इस म्यू को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां पे मैं इसको लिख भी देता हूं, जो आपको म्यू नजर आ रहा है ये है जी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। म्यू हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हमने यहाँ पे बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो Fs हमारे पास बराबर है म्यू r के, और म्यू की वैल्यू फाइंड करनी है तो r इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो म्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? Fs डिवाइडेड बाय r। ये हमारे पास म्यू का फॉर्मूला आ जाएगा। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अपनी म्यू की वैल्यू यानी कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे लिखा भी गया है वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड r इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स।
म्यू की वैल्यू आपने फार्मूला हमारे पास था स्टैटिक मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास ये था। ये एफ एस है, सब जो एस सबसेक्रिप्ट में लिखा गया ये स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये आर हमें डिनोट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को। अब यहाँ पे हमारे पास ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम आर को इधर डिवाइड करवा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा द फ्रिक्शनल फोर्स आर पैरेलल टू द सरफेस इन कांटेक्ट एंड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप ये नोट करते हैं कि जब आप फ्रिक्शनल कोई भी फ्रिक्शन फोर्स करते हैं तो आपकी जिस तरह आप मूव कर रहे होते हैं फ्रिक्शन आपकी हमेशा पैरेलल होती है। तो फ्रिक्शन हमारे पास क्या होगी, पैरेलल होगी, लेकिन होगी हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे होंगे फ्रिक्शन हमेशा उस डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। उसके बाद अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, मटेरियल रिक्वायर्ड में आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें एक वुडन ब्लॉक चाहिए, लकड़ी का कोई भी ब्लॉक चाहिए हमें, लकड़ी का बना हुआ। उसके बाद आपको प्लेन वुडन सरफेस, कोई भी एक प्लेन सरफेस हो जो कि साफ लकड़ी की बनी हो, हमारे पास एक प्लेन सरफेस हो। उसके अलावा हमें एक पुली चाहिए। पुली क्या करेगी, पुली के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक वेटलेस, उस पुली की हेल्प से हम कोई वेट जो है वो हैंग कर सकते हैं। लास्ट में हमें एक वेट बॉक्स चाहिए जिसके अंदर अपने वेट प्लेस करेंगे, स्ट्रिंग, स्प्रिंग बैलेंस एंड अ पैन। ये चीजें हमें चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर है। प्रोसीजर में क्या है, फाइंड द वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक एंड आल्सो पैन बाय स्प्रिंग बैलेंस। तो सबसे पहले आपने जो वुडन ब्लॉक के अंदर जो आपके वुडन ब्लॉक के अंदर जो आपने मैस है वो आप नोट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इस आपको डायग्राम के जरिए समझाया भी गया। यहाँ पे आपके पास एक वुडन ब्लॉक है और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस टेबल है हमारे पास। इसके अंदर हमने एक वेट प्लेस किया हुआ है, एक इसको W1 कहेंगे और वुडन ब्लॉक को आप W2 कह दो। और ये पुली हमारे पास, इस पुली की हेल्प से हम इस स्ट्रिंग की हेल्प से यहाँ पे एक पैन अटैच किया हुआ है, इस पैन के अंदर हम अपने वेट प्लेस करेंगे। तो इसके अंदर ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इस तरह हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने जो ब्लॉक ऑफ वुड लिया है और वेट लिया, दोनों का हम इसको एक को W1 कहेंगे और दूसरे वेट को W2। और इस तरह जो नंबर 2 पॉइंट के ऊपर वो कह रहा है, टाई द ब्लॉक एंड द पैन टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग, pass the string over a freely moving pulley which is clamped with the edge of horizontal plane. The string between the pulley and block should be horizontal, should not touch the table. वो कह रहा है जब आपने पुली को और इस तरह टेबल के ऊपर से गुजारना है तो पुली टेबल के साथ बिल्कुल भी टच ना कर रही हो। ऐसा क्यों कहा गया, अगर वो टच कर रही होगी तो उसके अंदर वो टच करने की फ्रिक्शन भी ऐड हो जाएगी। इस वजह से हम जो असल फ्रिक्शन है, जो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो फ्रिक्शन आ रही होगी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकेंगे। इसी वजह से वो कह रहा है कि आप जो पुली जो गुजारेंगे, स्ट्रिंग गुजारेंगे, वो टेबल के साथ टच ना कर रही हो। नंबर 3 पॉइंट में हमारे पास है, पुट अ वेट इन अ पेन एंड टैप द सरफेस। अब हमने लास्ट के अंदर जो पेन अटैच किया था, जैसे आप यहाँ पे हमने ये पेन अटैच किया हुआ है, इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम अपने वेट प्लेस करते जाएंगे इसके अंदर। तो पहले हमने एक वेट प्लेस करके रख दिया और दूसरा वेट हम ग्रेजुअली इंक्रीज भी करके चेक कर सकते हैं और डिक्रीज करके भी चेक कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट पे, रिपीट द एक्सपेरिमेंट बाय पुटिंग वेट ऑन द ब्लॉक। आप ब्लॉक के अंदर हम अपना वेट पुट करके अपनी वैल्यूज, एक्सपेरिमेंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इस तरह हम अपना एक्सपेरिमेंटल डाटा एक टेबुलर फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेंगे। यहाँ से अब हम इसको थोड़ा सा, इसको सपोज रीडिंग ली गई है हमारे पास, ये हमारे पास जैसा कि ऑब्जर्वेशन कुछ ली गई है हमारे पास, ये सपोज रीडिंग है, या आप अपनी नोट प्रैक्टिकल की नोटबुक के ऊपर आप लिख भी सकते हैं ये वाली रीडिंग, ये हमने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ये परफॉर्म की रीडिंग। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, जो हमने ये हमारे पास है वेट ऑफ ब्लॉक, जो हमने लकड़ी का जो ब्लॉक लिया हुआ था उसका वेट हमारे पास 0.5 न्यूटन था। इस तरह जो वेट के ऊपर जो हमने वेट प्लेस किया हुआ था ब्लॉक वुड के ऊपर, छोटा सा जो वेट रखा था, उसका हमारे पास जो वेट है वो 0.3 न्यूटन है। और अब इन दोनों को प्लस करने हमें, तो हमारे पास आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन वेट, यानी कि दोनों को जमा करके जो नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ जो वेट लग रहा होगा वो W1 प्लस W2 दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा R, जिसको R का है क्या है हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जो नीचे की तरफ वेट फोर्स लगा रहे हैं दोनों को ऐड करेंगे फिर ही हमारे पास टोटल फोर्स आएगी। तो हमने 0.5 प्लस 0.3 जब किया तो हमारे पास आ गया 0.8 न्यूटन। और W4 हमने क्या किया, जो पेन हमने लिया होता है ना उसके अंदर हमने एक वेट प्लेस कर देना है, जिसको हमने पहले हम 0.5 प्लेस करेंगे और फिर इस तरह ग्रेजुअली हम वेट अपना इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। और दूसरा फिर हमने स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करने के लिए 0.5 और दूसरा वेट हम ऐड करेंगे, या आप एक फिक्स्ड वेट रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक फिक्स्ड वेट ले लिया 0.3 मैंने फिक्स उसके अंदर रखा है, दूसरा वेट मैं चेंज करता जा रहा हूँ 0.5 प्लस 0.3, 0.5 ये वाला और 0.3 एक जो उसके अंदर फिक्स वेट रखा हुआ था। तो इन दोनों को ऐड किया 0.5 और 0.3 को, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.9। अब मैंने कहा था 0.3 मैंने फिक्स रखना है, तो नीचे आप देख सकते हैं 0.3 सब वैल्यूज में फिक्स है, सिर्फ चेंज क्या कर रहा हूँ
0.5 की जगह W4 यानी कि जो वेट में एक ग्रेजुअली अपना इंक्रीज कर रहा हूँ, तो पहले मैंने 0.5 लिया हुआ था और दूसरा मैंने 1.4 लिया और लास्ट में 1.9 लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक हमने अपनी वैल्यूज फाइंड करने के बाद इस फार्मूले की हेल्प से, ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला था, इस फार्मूले की हेल्प से हम अपने कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो हमें इसके लिए क्या चीज चाहिए, एक Fs चाहिए। Fs किसके इक्वल है, W3 + 4 और R की वैल्यू हमने यहाँ से W1 + W2, इन दोनों वैल्यूज को आपस में इनकी रेशियो ले ली या इनको आप डिवाइड करके आप ये कह सकते हैं 0.9 डिवाइडेड बाय 0.8। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.125। इस तरह आप पूरे टेबल को ये R की वैल्यू प्लस Fs इन दोनों को डिवाइड करके आप देखते जाएंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, जो कि पूरा ऑब्जर्वेशन आपके सामने एक बना के लिख दी गई है। और इस तरह एंड में जाके आप इसकी एक एवरेज वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्योंकि एवरेज क्यों निकाली जाती है, हमने इस ऑब्जर्वेशन को 3 टाइम्स रिपीट किया ताकि हमारे जो रिजल्ट है वो मोर एक्यूरेट हो। अगर आप फर्स्ट टाइम रीडिंग ले रहे थे तो उसमें एक्यूरेसी हो सकता है चांसेस कम, इस वजह से हम उसकी एवरेज फाइंड करते हैं। इस तरह आप नेक्स्ट ये टेबल के बाद आप अपनी कंक्लूजन में भी यही वाला आंसर लिखेंगे कि आपने स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड की और उसका जो रिजल्ट आया आपके पास वो आया आपके पास 1.70। इन तीनों की एवरेज वैल्यू लेने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आ गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का। अब नेक्स्ट आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, जिसको पोस्ट लैब एक्टिविटीज भी कहा जाता है। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहला हमारे पास सवाल है जी, यूजिंग डिफरेंट सरफेस इन अबव एक्सपेरिमेंट कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड ग्लास एंड रबर। अब हमने अपनी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो है ना सरफेस चेंज कर देनी है, फिर हम चेक करेंगे कि हमारे पास किस सरफेस की फ्रिक्शन कम आ रही है या किस सरफेस की फ्रिक्शन हमारे पास ज्यादा आ रही है। तो इसमें जब अगर आप ग्लास और वुड की ले रहे होंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ग्लास की, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ग्लास की फ्रिक्शन क्या होती है, बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाई अ मैग्लेव ट्रेन कैन अचीव अ स्पीड व्हिच इज अनअटेनेबल बाय ऑर्डर्ड ट्रेन। तो अब वो कह रहा है कि मैग्लेव ट्रेन जो है वो आपके पास क्यों इतनी ज्यादा स्पीड अटेन कर लेती है, वो बहुत ज्यादा स्पीड कैसे हासिल कर लेती है, इसकी क्या रीजन है। इसकी रीजन भी यही है कि उसको जो फ्रिक्शन लग रही होती है, जो जिस पटरी के ऊपर वो चल रही होती है, वो बहुत ही कम फ्रिक्शन होती है, लेस फ्रिक्शन वाली होती है, जिसकी वजह से आपकी जो मैग्लेव ट्रेन है जो हमारे पास होती है वो बहुत हाई स्पीड से मूव कर सकती है। ये सारी किस वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से। अगर जो हमारे पास नॉर्मल जो दूसरी ट्रेनें होती हैं उनको फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लग रही होती है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती। ये था हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3.1 डायनामिक्स चैप्टर का पहला एक्सपेरिमेंट था। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई या प्रोसीजर में या किसी भी चीज में आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।